Hello everyone, welcome to Concept Decoder. So again here we are with important topic from building material, that is compressive strength test for this cement. Okay, so इस टेस्ट को हम जो कंडक्ट करेंगे तो कौन सा कोड फॉलो करेंगे? ये IS इंडियन स्टैंडर्ड 4031 पार्ट नंबर 6 में आपको इस टेस्ट का कंप्लीट डिटेल एंड प्रोसीड्यूर प्रोवाइडेड है। आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें क्यों चाहिए। देखिए, स्ट्रेंथ तो इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना, और खास करके स्ट्रक्चरल डिजाइन में आपको सीमेंट यूज करो तो सीमेंट का स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। तो जब हम कंक्रीट का मिक्स डिजाइन करेंगे, कंक्रीट बनाएंगे, तो वहां पे सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, किस ग्रेड का आपका सीमेंट है, ठीक है ना। उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो अब जरा चलते हैं कि इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बेसिकली जो बेसिक बात है वो क्या है कि हम क्यूब बनाते हैं सीमेंट की। अच्छा, एक चीज और, हम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीमेंट का। बात किसका कर रहे हैं? सीमेंट का। तो हमें सीमेंट प्लस वाटर मिक्स करेंगे तो सीमेंट पेस्ट बन जाएगा। सीमेंट पेस्ट, ध्यान से सुनना, इंटरव्यू की बात है। सीमेंट पेस्ट बन जाएगा। तो सीमेंट पेस्ट का हमको क्यूब बनाना चाहिए, ठीक है। सीमेंट पेस्ट का हम क्यूब बनाएंगे, उसको उसका क्यूरिंग करेंगे, उसमें कुछ स्ट्रेंथ गेन होगा, फिर इस क्यूब को यूज करके कंप्रेसिव टेस्ट करेंगे। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सीमेंट मोर्टार के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। मीन्स इसमें सैंड भी मिलाते हैं, ठीक है। सैंड मिलाने के बाद फिर हम क्यूब बनाएंगे सीमेंट मोर्टार की, सीमेंट मोर्टार, ठीक है। इसका हम क्यूब बनाएंगे एंड फिर हम टेस्टिंग करेंगे। तब जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आएगा उसको हम कह देंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो हम सीमेंट में सैंड क्यों मिलाते हैं? हम डायरेक्ट सीमेंट को यूज करके, सीमेंट का पेस्ट को यूज करके क्यूब बना के हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यों नहीं निकालते? हम सैंड उसमें क्यों मिलाते हैं? वो इसलिए क्योंकि केवल अगर सीमेंट है ना, केवल सीमेंट, तो इसमें श्रिंकेज एंड क्रैकिंग ज्यादा होता है। श्रिंकेज एंड क्रैकिंग होने की संभावनाएं अधिक है इन सीमेंट पेस्ट एज कंपेयर टू सीमेंट मोर्टार। इसलिए हम सीमेंट मोर्टार के क्यूब्स बनाते हैं, नॉट डायरेक्ट सीमेंट का, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट सीमेंट में आपका श्रिंकेज एंड क्रैकिंग होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए नोट बना के सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आप अब ये बात समझ गए कि हमको जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है वो किस पर करनी है। सीमेंट वाटर प्लस सैंड, मतलब सीमेंट मोर्टार के क्यूब बनेंगे, उस पर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। रीजन, डायरेक्ट सीमेंट में श्रिंकेज एंड क्रैकिंग की चांसेस अधिक होते हैं, ठीक है। उनके क्यूब्स में क्रैक डेवलप हो जाएंगे, इसलिए हम सीमेंट मोर्टार के क्यूब्स बनाएंगे। ये एक इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन है, सो आपसे पूछा जा सकता है आखिर हम सीमेंट का स्ट्रेंथ निकालने चले हैं तो हम सैंड क्यों मिला रहे हैं? सैंड के कारण भी तो कुछ ना कुछ उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो हम सैंड क्यों मिला रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है सवाल। तो वेल, तो अब चलिए, अब जरा हम बात करते हैं, इसको आपने नोट बना के लिख लिया, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब चलिए जरा बात करते हैं एक बेसिक बात की कि हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करेंगे। तो एक टेस्टिंग मशीन होती है, आप सभी ने अपने कॉलेज में देखा होगा, यूटीएम उसे कहा जाता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये क्यूब्स होते हैं, ठीक है। ये सॉरी, आप सीमेंट मोर्टार का क्यूब्स बनाओगे, इन क्यूब्स को क्यूरिंग करोगे, ड्राई करोगे, इसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ आ जाएगी, फिर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर हम इसे रखेंगे, और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के द्वारा क्या होता है, लोड लगाई जाती है क्यूब के ऊपर, ठीक है। ये जो क्यूब है इसको मशीन के अंदर रखेंगे तो बेसिकली इस पर लोड अप्लाइड होगी, ठीक है। तो आप लोड लगाओगे, तो लोड लगाओगे 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 लगाओगे, एक समय आएगा जब ये फेल हो जाएगा, जब क्यूब आपका क्रैक कर जाएगा, तो उस पॉइंट पे मशीन को आप रोक दोगे। तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मशीन में जो रीडिंग है, इसके मीटर में जो रीडिंग आएगी फोर्स की, आप वो लोड फोर्स या फिर लोड की जो रीडिंग आएगी उसको नोट कर लोगे। तो लोड डिवाइडेड अपॉन द सरफेस एरिया जिसके ऊपर ये लोड आपने लगाया था, इसको कहेंगे सरफेस एरिया। तो मैक्सिमम लोड मैक्सिमम लोड
okay, that the cube can carry, that the cube carry before failure divided by the surface area, क्या यही हो जाएगा उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? समझ रहे आप? ओके, दिस विल बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट पेस्ट। सो ये है आपका बेसिक अल्टीमेट फॉर्मूला, इसको यूज करके हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो अब जरा चलते हैं हम लोग इस टेस्ट के डिटेल में कि और भी क्या क्या चीजें हैं। अगर मान लो एग्जामिनेशन में आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? सो आप लोग घबराइएगा नहीं, पहले की तरह हर बार हमको बोलना पड़ रहा है, हम लिखवाएंगे प्रॉपर नोट्स। अभी आप 10 मिनट 5 मिनट पहले समझिए, सुनिए चीजों को, ठीक है? समझिए जो जो मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगा, देखने में इजी लगता है सब चीजें, लेकिन मैं जब बोलूंगा तो मैं कुछ कुछ ऐसे भी फैक्ट्स बताऊंगा, ऐसे भी चीजें बताऊंगा, लॉजिक्स बताऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होगी, इंटरव्यू स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, है ना? इसलिए पहले कुछ समय आपको सुनना है, फिर हम एक प्रॉपर नोट्स एग्जामिनेशंस के लिए जो थियोरेटिकल नोट्स आपको चाहिए उतना तो मैं लिखवा ही दूंगा लास्ट में, ठीक है? लेकिन आप पहले सुनो, बिकम ए गुड लिसनर फर्स्ट। तो चलिए जरा इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करेंगे इस टेस्ट को कंडक्ट करने में। तो जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है स्टैंडर्ड सैंड, हमको सैंड चाहिए होगा तो स्टैंडर्ड सैंड का प्रयोग करता है। अभी स्टैंडर्ड सैंड क्या है? ये बेसिकली इन्नोर सैंड होती है। साउथ इंडिया में एक लोकेशन है इन्नोर, ठीक है? तो वहां से हम सैंड, वहां का जो सैंड है उसे हम स्टैंडर्ड सैंड कंसिडर करते हैं, सिंपल सी बात है। इन्नोर सैंड उसे कहा जाता है, ठीक है? ये नाम याद रखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आईईएस में एसएससी जेईई में पूछ लिया था, ठीक है? तो स्टैंडर्ड सैंड, इसके लिए भी कोड है स्टैंडर्ड सैंड के लिए, हर एक का कोड लिखा हुआ है, देखिए 650 1966। फिर आपको चाहिए वाइब्रेशन मशीन। ये वाइब्रेशन मशीन क्यों चाहिए? बेसिकली ये चाहिए जो आप सीमेंट का क्यूब बनाओगे उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, कॉम्पैक्शन के पर्पज से, ओके? आपको ये वाइब्रेशन मशीन चाहिए होगा। तो यहाँ पे तो ये वाइब्रेशन मशीन दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए मोल्ड रखा हुआ, इसके यहाँ पे देखिए एक प्लेस रखा है, एक लोकेशन, इसके ऊपर हम मोल्ड को रख देते हैं, फिर वाइब्रेट करवाते हैं। लेकिन बेसिकली हम क्या यूज कर लेते हैं अपने लैबोरेटरीज में, हम तो वाइब्रेशन टेबल का यूज करते थे। वाइब्रेशन टेबल हमने जब टेस्ट किया था अपने लैबोरेटरी में तो वाइब्रेशन टेबल का यूज कर लिया था, ठीक है? सो तीसरा क्यूब मोल्ड, ठीक है? ढांचा जिसमें आप क्यूब बनाओगे, ओके? इसकी साइज क्या है? 70.6 mm साइज की ये क्यूब होती है, ओके? तो इसका सरफेस एरिया लगभग कितना होगा? लगभग 5000 mm स्क्वायर। आप कैलकुलेट करिए क्यूब का क्या होगा सरफेस एरिया, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ओके? फिर आपको चाहिए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, या फिर यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, कुछ भी कह लीजिए इसको। इसका भी कोड लिखा हुआ है विद एक्यूरेसी ±1%। फिर आपको क्या चाहिए? सीमेंट को मेजर करने के लिए, सैंड को मेजर करने के लिए आपको वेट बैलेंस चाहिए, है ना? फिर आपको वाटर को मेजर करने के लिए, आप वाटर भी मिलाओगे तो वाटर को मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए? ये ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर, ठीक है? तो ये सारे बेसिक एपरेटस रिक्वायर्ड है इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, ओके? इनके बारे में कुछ मत लिखना अभी से, अगर आप लिखना चाहो तो बाद में जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, पहले सुन लो, बाद में जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा फिर आप लिख लेना इन सब चीजों के बारे में। अगर लिखना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप केवल नाम लिख लीजिए काफी। ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन सबको लिखिएगा मत। हाँ, अगर अधिक नॉलेज के लिए चाहिए तो एक बार रीड मार लीजिए, बस इतना सफिशिएंट है। अब चलिए जरा देखते हैं कि हम टेस्ट कैसे कंडक्ट करते हैं। तो हम देखिए सीमेंट लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम है, सीमेंट प्लस हमने लिया सैंड, स्टैंडर्ड सैंड, ठीक है? अकॉर्डिंग टू कोड। अब ये सीमेंट सैंड को एक पर्टिकुलर रेशियो में लिया जाता है। अब वो रेशियो क्या है? 1:3। 1:3 रेशियो में हमने सीमेंट और सैंड लिया। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर 200 ग्राम आप सीमेंट ले रहे हो तो हम क्या करेंगे? 600 ग्राम सैंड लेंगे। सो दिस इज माय रेशियो 1:3। इस तरह से हमने सीमेंट एंड सैंड को ले लिया और हमने उसको ड्राई मिक्स किया, ठीक है?
हमने उसको क्या किया, ड्राई मिक्स किया, ड्राई मिक्स। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये लकड़ी जिसपे लगा हुआ है, जिसपे सीमेंट, जिससे आपने सीमेंट को उठाया, इसको क्या कहते हैं, ट्रॉवेल। इसी को ट्रॉवेल कहा जाता है, ठीक है। आपने कभी कभी टेक्निकल नेम सुना होगा, ट्रॉवेल ट्रॉवेल ट्रॉवेल, तो यही है ट्रॉवेल और कुछ नहीं। तो हम ट्रॉवेल, इसी ट्रॉवेल को यूज करके इसको ड्राई मिक्स करेंगे। ये ड्राई मिक्स कितने समय के लिए करेंगे, लगभग 1 मिनट तक हम ड्राई मिक्स करेंगे, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट तक ड्राई मिक्स करेंगे। ड्राई मिक्स करने के बाद उसमें क्या, वाटर को ऐड किया जाएगा। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। 1 मिनट बाद हम वाटर ऐड कर देंगे। अब वाटर हम कितना ऐड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर हम कितना ऐड करेंगे इसमें, हम इसमें जो वाटर मिलाएंगे वो मिलाएंगे P/4 प्लस 3%। ये P% क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो निकला था वो। तो P/4 प्लस 3% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, बाय वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। सीमेंट प्लस सैंड नहीं, केवल सीमेंट, बाय वेट ऑफ सीमेंट हम इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। बाय वेट ऑफ सीमेंट कहने का मतलब है 200 ग्राम, उतना पानी आप इसमें मिक्स कर दीजिए, ओके। मिक्स करिए, फिर उसके बाद फिर से मिक्सिंग करिए कितना, कंटिन्यू रखिए मिक्सिंग को 3 मिनट तक, लगभग 3 मिनट तक मिक्सिंग करिए। मिक्सिंग करेंगे तो एक यूनिफॉर्म कलर आपको मिलना चाहिए, जो पेस्ट आपको मिलेगा उसका एक यूनिफॉर्म कलर आपको मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब हर चारों बगल कलर एक जैसा हो। लेकिन अगर आप 3 मिनट के बाद भी यूनिफॉर्म कलर नहीं मिल रहा है तो और थोड़ा मिक्सिंग करिए, अधिक से अधिक आप 4 मिनट तक मिक्स करोगे, ठीक है, 4 मिनट। लेकिन 4 मिनट तक मिक्सिंग करने के बाद भी यूनिफॉर्म कलर अगर उस पेस्ट का नहीं मिल रहा आपको, मतलब चारों बगल, मतलब पूरे पेस्ट का कलर एक जैसा नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पेस्ट को रिजेक्ट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, फिर नया पेस्ट बनाएंगे। समझ में आया, मतलब आप मिक्सिंग जब 3 मिनट तक करोगे उतने में एक यूनिफॉर्म कलर उसमें आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो उस पेस्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। ये वैल्यू याद रखिएगा, P/4 प्लस 3% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। इतना हम पानी मिलाते हैं इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जब भी हम कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा, मिक्सिंग टाइम कितना, 3 मिनट, ड्राई मिक्सिंग टाइम कितना, 1 मिनट, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, तो मिक्सिंग कर दिया, तो उसके बाद उस पेस्ट को लेके मोल्ड्स में भर देंगे, फिल अप कर देंगे। इस तरह का कम से कम 3 मोल्ड्स हम बनाएंगे, 3 स्पेसिमेन बनाएंगे, कम से कम 3 स्पेसिमेन आप बनाओगे, ठीक है। अब ये जो मोल्ड का साइज है, ये तो आपने देखा 70.6 mm। इसका जो सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है, जो एरिया, वॉल्यूम और एरिया जो निकलेगा, एरिया कितना निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा लगभग 5000 mm², ठीक है। ये होगी आपका सरफेस एरिया, अप्रोक्सीमेट है तो राउंड फिगर हमने 5000 ले लिया। सरफेस एरिया आपने मोल्ड में भर दिया, तो मोल्ड में भरने के बाद आपको क्या करना है, इसको कॉम्पैक्शन करना है, ठीक है। आपको इसमें कॉम्पैक्शन करना है, तो कॉम्पैक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वाइब्रेटिंग टेबल का यूज करते हैं। इसे कहते हैं वाइब्रेटिंग टेबल, ठीक है। हम इन मोल्ड्स को क्या करेंगे, ये जो मोल्ड्स आपने बनाया था, ये मोल्ड्स, इन मोल्ड्स को इस टेबल के ऊपर रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। फिर ये जो टेबल है इसको ऑन कर दिया, वाइब्रेशन मशीन को ऑन कर दिया। अब ये टेबल वाइब्रेट होगा तो मोल्ड हिलेगा, तो आपका कॉम्पैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको वाइब्रेशन कितना करना चाहिए, कितना करना है वाइब्रेशन, टेबल मतलब कम से कम वाइब्रेशन का जो गति है, इंटेंसिटी है, वो कैसा होना चाहिए, 12000 प्लस माइनस 400 वाइब्रेशन पर मिनट, ठीक है। इस हिसाब से आपका वाइब्रेशन होना चाहिए। और आप कितने मिनट तक वाइब्रेशन करोगे, कम से कम 2 मिनट्स, सॉरी फॉर दैट, आपको 2 मिनट तक वाइब्रेशन करना है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि आप थोड़ा सा भी खांस दो, अगर नॉर्मली भी आपको खांसी आ रही है, छींक आ रही है, आप थोड़ा सा भी खांस दो तो आपको क्या हो जाएगा, मीन्स शर्मिंदगी महसूस होती है कि कोरोना ना हो गया हो। लेकिन ये बहुत बड़ी समाज में एक
जो महामारी फैली है कोरोना की, वो डेंजरस है। सो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस उसे फॉलो करिए। हाँ, और जो गवर्नमेंट अतिरिक्त सेवाएं दे रही है आपको, जैसे कि शराब की दुकान खोल रही है या फिर अदर थिंग, इन सब चीज़ों के ओर आकर्षित मत होइए, क्योंकि शराब पीना आपके मानसिक अवस्था को सूट नहीं करेगा इफ यू आर एन इंजीनियर। यही चीज है एक तरह से नशाखोरी, जो इंजीनियर्स की पोटेंशियल को कम करती है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देखिए, स्टूडेंट्स को देखिए, आईआईटीएंस को देखिए, आईआईटी का इंजीनियरिंग, आईआईटी का जो कॉलेज है वहां पे देखिए, उसके अगल बगल कोई शराब की दुकान नहीं होगी। लेकिन जो नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटीज है, अगल बगल बहुत सारे ठेके मिल जाएंगे आपको, है ना। तो ये डिफरेंस है सोसाइटी में। तो प्लीज आप अपने आप को सुधारिए, ये इंपॉर्टेंट है, और घर से ना निकले बिल्कुल। वेल चलिए हम अपने कंसेप्ट पर स्टिक रहते हैं। तो क्या बोला मैंने, कॉम्पैक्शन करने के लिए आपको 2 मिनट तक इस वाइब्रेशन टेबल पे रख दोगे, कॉम्पैक्शन हो जाएगा क्यूब का। तो कॉम्पैक्शन हो गया क्यूब का, क्यूब को निकाल दो, ठीक है। और क्यूब को 24 घंटे के लिए कम से कम मोल्ड में ही रहेगा, ठीक है। अभी मोल्ड से क्यूब कॉम्पैक्शन तुरंत होने के बाद क्यूब को मोल्ड से निकालोगे नहीं, मोल्ड में ही रहेगा कम से कम 24 प्लस माइनस 1 आवर तक, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। अभी एक चीज ध्यान रखना, ये टेम्परेचर का भी वैल्यू कभी कभी पूछा है। रूम टेम्परेचर कितना होगा, तो 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दिस इज द रूम टेम्परेचर विच इज एज्यूम्ड अकॉर्डिंग टू IS कोड फॉर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ये इस वैल्यू को भी कभी कभी पूछ लिया है, तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है कि किस टेम्परेचर पे एक्चुअली टेस्टिंग किया जाता है। तो 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। जितने भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के अराउंड में आपको काम करना है, ठीक है। प्लस माइनस 2 डिग्री मतलब 29 हो सकता है या 25 हो सकता है, इसी टेम्परेचर पे आप काम करिए। मान लो कहीं साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी है, 40 डिग्री तक टेम्परेचर, आप एसी चला के सेट करो लेबोरेटरी में, फिर उसमें काम करो, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है। ऐसे जनरली लेबोरेटरी वगैरह में एसी तो होता नहीं है, हम लोग तो 40 डिग्री 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हम लोगों ने काम किया है। तो कुछ क्या है, अब उसका चल रहा है, बस एज्यूम कर लिया रूम टेम्परेचर पर, ये ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है कि इस टेम्परेचर पे आपको करना है। तो आप 24 घंटे तक उसको ऐसे ही छोड़ देना, कॉम्पैक्शन करने के बाद मोल्ड को बाहर निकाल के उसी रूम में कहीं पर रख देना अपने लेबोरेटरी में, ठीक है। फिर अगले दिन आइए, मान लो आज आपने क्यूब बना दिया, अगले दिन लेबोरेटरी में आइए, फिर उन क्यूब को मोल्ड से बाहर निकाल दो। क्यूब को मोल्ड से बाहर निकाल दिया, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए इस व्यक्ति ने क्यूब को खोला और मोल्ड से बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकालने के बाद अब क्या करेंगे, उसको क्यूरिंग के लिए डाल देंगे। उसको क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे, साफ पानी में क्यूरिंग के लिए डाल देंगे, ठीक है। क्यूरिंग अब क्यूरिंग के दौरान क्या होगा, उसमें स्ट्रेंथ गेनिंग होगा, ठीक है। क्यूरिंग के लिए डाल दिए। अभी आपको क्या करना है, अभी हमको टेस्टिंग करना है। 3 डेज स्ट्रेंथ निकालनी है, 7 डेज निकालनी है, फिर 28 डेज भी निकालनी है, ओके। 3 डेज, 7 डेज, 28 डेज। और एक बात अभी इतना तो ध्यान रखिए, सुनिए। यहाँ पे एक बात कही गई है कि देखो, आपको बेसिकली 3 क्यूब बनाने हैं। आपको कितने क्यूब बनाने हैं, 3 क्यूब्स बनानी है। तो 3 क्यूब्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, मीन्स जैसे कि एक क्यूब बनाने के लिए आपको जो रेशियो में, जिस रेशियो में सीमेंट और सैंड चाहिए, वो तो 1:3 चाहिए। आप क्या तीनों क्यूब के लिए एक ही बार में पेस्ट, मतलब वो तैयार कर लोगे मिक्सचर, क्या ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कोड कहता है ऐसा नहीं करना है, लेकिन हम लोग ऐसा ही करते हैं, ठीक है। अलग अलग नहीं बनाते हैं, लेकिन कोड क्या कहता है, आपको अलग अलग करना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्यूब के लिए एक बार आप मिक्सचर तैयार करिए, ठीक है। दूसरे क्यूब को बनाना है तो दूसरा मिक्सचर तैयार करिए, ठीक है। सो ऐसा कोड कहता है, तो उसी को फॉलो करना है, जो कोड कहता है उसी को फॉलो करना है, उसी में नैतिकता है, वही है एथिक्स। तो आपको अब चलिए, अब यहाँ पे फोकस करते हैं कि टेस्ट आपको कितने दिनों पे करना है, तीन दिनों पे, 7 दिनों पे, 28 दिनों पे। मतलब जैसे ही 3 दिन कंप्लीट होगा, फिर हम एक क्यूब निकाल लेंगे बाहर, उसका कंप्रेसिव टेस्ट करेंगे, रिजल्ट क्या है लिख लेंगे। 7 दिन कंप्लीट होगा, क्यूब निकालेंगे, उसका टेस्टिंग करेंगे, रिजल्ट लिख लेंगे। 28 दिन कंप्लीट होगा, क्यूब निकालेंगे, टेस्टिंग करेंगे, रिजल्ट लिख लेंगे, है ना।
इस तरह से। तो यहाँ पे बेसिकली 3 क्यूब था, लेकिन जनरली होता क्या है, हम लोग जब बनाते थे लेबोरेटरी में तो हमको इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह निकालना है तो आपको एवरेज करना होगा, x + y + z/3 ऐसा कुछ, मतलब 3 क्यूब लेते हैं। तो 3 डेज पे 3 क्यूब, 7 डेज पे 3 क्यूब और 28 डेज पे भी 3 क्यूब। तो हम बेसिकली 3 सैंपल बनाते हैं, 3 सैंपल में मतलब एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होते हैं, मतलब एक सैंपल में 3 क्यूब होंगे। तो इस तरह से टोटल 9 क्यूब मिल जाएगा आपको। तो 3 दिन पे 3 क्यूब निकालना कोई, उसका टेस्टिंग कर लेना और एवरेज निकाल लेना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। 7 डेज पर उसी तरह से करना है, 28 डेज पर उसी तरह से करना है। तो बेसिकली ये वाला जो एवरेज वाला प्रोसीड्यूर है ये ज्यादा करेक्ट एंड सूटेबल है, तो हम लोग यही चीज को फॉलो करते थे लेबोरेटरी में। आई वॉज इन वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, VSSUT, द स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ ओडिशा। सो वहां पे हम पढ़े थे। तो वेल, तो क्यूरिंग, तो इस तरह से आपको क्यूरिंग करना है। क्यूरिंग करके आप निकालिए। हाँ, टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना है कि जो टेम्परेचर रहेगा वही रूम टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। तो आपने क्यूरिंग किया, फिर निकाल लिया 3 दिन, 3 डेज, 7 डेज एंड 28 डेज। फिर 3 दिन पे मान लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन के अंदर क्यूब को रखेंगे, फिर यहाँ पे लोड लगाना चालू करेंगे। तो लोड लगाएंगे, एक समय आएगा जब क्यूब आपका जो होगा क्रैक हो जाएगा या फिर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो लोड अपॉन सरफेस एरिया, तो ये निकल जाएगा आपका क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। समझ में आया? ठीक है, अब ये सरफेस एरिया कितना, 5000 mm² अप्रोक्सीमेटली, ये वैल्यू याद रखिएगा। ऐसे गेट वगैरह में अगर क्वेश्चन आ गए इस पर बेस्ड, ऐसे तो आते नहीं है, लेकिन अगर आ गया, इतना सिंपल क्वेश्चन तो देगा नहीं ना, लेकिन मान लो डाल दिया, किसी साल गेट वाला बहुत खुश हो गया तो 1 नंबर का ऐसा कोई क्वेश्चन डाल दिया, तो आप वहां पे जो क्यूब साइज मेंशन्ड है उस क्यूब साइज को फॉलो करना, या फिर अगर वो लोग क्वेश्चन डालेगा इस कंसेप्ट पर बेस्ड तो क्यूब साइज मेंशन नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग चाहेगा कि आपको कम से कम इतना याद होना चाहिए। तो याद रखना 70.6, तो 70.6 इंटू 70.6 लिखिएगा उधर। ठीक है, तो ये वैल्यू याद मत रखिएगा 5000। हाँ, आईएएस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए रफली 5000 mm² आप ध्यान में रखना। ठीक है, या फिर आपको थ्योरेटिकल आंसर लिखने के लिए। तो इस पर आपका क्या, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव जो आएंगे इन्हीं में से कुछ आएंगे जो बातें हमने अभी डिस्कस किया। ओके, और इसका रिजल्ट जो है ना, जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, हम ओपीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। एक्चुअली 3 डेज स्ट्रेंथ कितना होता है, 7 डेज कितना होता है, 28 डेज स्ट्रेंथ कितना होता है, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठ के आएगा। तो वो सब चीज आपको पता चलेगा जब हम इसका नोट्स लिखवाएंगे, तो उसमें आपको बता देंगे कि कैसे कैसे होता है। तो वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठ के आएंगे। कन्वेंशनल कैसे, डायरेक्ट आपको टेस्ट का प्रोसीड्यूर लिखने के लिए पूछेगा। ठीक है, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक क्या, सॉरी वो कन्वेंशनल क्वेश्चन होगा। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या, कि किस रेशियो में लेते हैं, 1:3 में। और एक क्या, कि कितना वाटर मिलाया जाता है, तो P/4 + 3%, कितना वाटर मिलाया जाता है, रूम टेम्परेचर क्या है। ठीक है, मिक्सिंग कितने समय तक करना है, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फैक्चुअल डेटा है। तो इस पर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेई में, ईएस में एज्यूम कर सकते हो इन सब टॉपिक्स। अगर टेस्टिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है तो डेटा से ही पूछेगा, और कुछ है नहीं। डेटा मतलब, कहने का मतलब जो टेस्ट में जो डेटा यूज हो रहा है, जैसे कि रूम टेम्परेचर वगैरह ये सब, या फिर वाटर का जो वैल्यू है, इन सब चीजों का, या फिर आपका जो रिजल्ट निकल रहा है फाइनल, उनमें से ही क्वेश्चन पूछेगा, और कुछ है नहीं उनको पूछने के लिए। हाँ, इंटरव्यू में और एक चीज पूछा जा सकता है कि केवल सीमेंट पेस्ट के ऊपर हम क्यों नहीं करते, जबकि हमको सीमेंट का निकालना है। तो आप बता सकते हो वहां पे कि श्रिंकेज एंड क्रैकिंग ज्यादा होगा, उसका होने का संभावना ज्यादा है सीमेंट पेस्ट में, इसलिए हम उसमें सैंड मिला के क्यूब बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो वेल, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड, आपने समझ लिया। अब हम आपको नोट्स लिखवा देते हैं जो कि आप एग्जाम में लिखोगे। ओके, तो प्रोसीड्यूर को लिखने से पहले जरा एक बात और सुन लीजिए, लास्ट में क्यूरिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे जो मैंने 7 डेज पहले से लिखा हुआ था, ये 7 डेज का क्या मतलब था, कि ये जो क्यूरिंग में जो वाटर यूज कर रहे हो ना, ये हर एक 7 दिन पे इसको बदलना है। मतलब समझ रहे हैं कितना सारा गाइडलाइन है इसमें से। रफली मैं कहता हूँ कि हम लोग जब टेस्ट करते थे लेबोरेटरी में, इसका
अब क्या बताना तो पड़ेगा, लगभग हम केवल मेजर गाइडलाइंस को छोड़कर कुछ भी फॉलो नहीं करते थे। 7 दिन पे कौन चेंज करता है पानी, बिल्कुल नहीं। 6-6 महीने तक चेंज नहीं हो रहा उसमें, तो जब तक वो सूख ना जाए टंकी ऑटोमेटिकली तब तक हम लोग पानी चेंज नहीं करते थे, समझ गया। और यहाँ तो कह रहा है कि 7 डेज पे आपको वाटर चेंज करना है, ठीक है। ये चेंज ऑफ वाटर, चेंज ऑफ वाटर, जो टैंकी में पानी आप यूज करोगे ना क्यूरिंग के लिए, उसको 7 दिनों पे चेंज करना है। ओके, तो वेल अब लिखिए इसका प्रोसीड्यूर लिखिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट ब्रैकेट 200 ग्राम एंड सैंड ब्रैकेट 600 ग्राम, इनोर सैंड, कौन सा सैंड, इनोर सैंड, इसी को स्टैंडर्ड सैंड माना जाता है, इज मिक्स्ड इन रेशियो ऑफ 1:3 and water equal to P by 4 plus 3% by weight of cement is mixed uniformly until a uniform color mixture is obtained। इसके बारे में हमने डिटेल दिया था 1 मिनट, 3 मिनट एंड 4 मिनट। 1 मिनट आपको ड्राई मिक्सिंग, फिर 3 मिनट तक मिक्सिंग करोगे आप वाटर मिलाने के बाद टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म कलर, फिर भी नहीं मिला तो और 1 मिनट तक मिक्स करिए, फिर भी नहीं मिला तो उस सैंपल उस पेस्ट को रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 3 स्पेसिमेन इज प्रिपेयर्ड ऑफ क्यूबिकल शेप ऑफ साइज 70.6 mm। 3 स्पेसिमेन लिखा है मतलब 111, एक्चुअली 3 सैंपल होता है, हम लेबोरेटरी में जब कंडक्ट करते हैं कि वो होता है आपका 333 मतलब 9 क्यूब टोटल बनते हैं, विद सरफेस एरिया ऑफ अप्रॉक्स 5000 मीटर mm स्क्वायर, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए। ईच स्पेसिमेन इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम में, कन्वेंशनल क्वेश्चन में, कि हर एक स्पेसिमेन को आप सेपरेटली बनाओगे। ये नहीं कि तीनों मतलब जितने भी क्यूब्स बनाने हैं सभी के लिए एक ही बार हमने आपने मिक्सिंग कर दिया, ऐसा नहीं है, हर एक के लिए अलग अलग मिक्सिंग करना है, अलग अलग टाइम पे बनेगी। नेक्स्ट, देन इट इज कॉम्पैक्टेड यूजिंग वाइब्रेटिंग मशीन एंड प्लेस्ड अनडिस्टर्ब्ड फॉर 24+1 आवर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। वाइब्रेशन करने के बाद मोल्ड को आप रूम में लेबोरेटरी में कहीं पर रख दीजिए 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे के बाद आइए, फिर मोल्ड को ओपन करिए, वहां से क्यूब निकालिए, फिर उसको क्यूरिंग के लिए डाल दीजिए। तो क्यूब्स आर सेपरेटेड फ्रॉम मोल्ड्स एंड प्लेस्ड इन वाटर टैंक फॉर क्यूरिंग एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कहने का मतलब वही 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे। देन इट इज टेकन आउट एट ए सुटेबल इंटरवल ऑफ टाइम, that is 3 days, 7 days, 28 days, and checked for its compressive strength in universal testing machine UTM. Compressive strength of cement is finally taken as average of 3 individual specimen at completion of 20 days, 28 days। फाइनल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आप बताओगे उसका 28 दिनों पर बताओगे फाइनल, लेकिन फॉर इन जनरल हम 3 डेज स्ट्रेंथ और 7 डेज स्ट्रेंथ एंड 28 डेज स्ट्रेंथ तीनों कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हमको एक रफ आइडिया मिलती है उससे कि 3 दिनों में कितना स्ट्रेंथ इसने अचीव किया, 7 डेज में कितना स्ट्रेंथ अचीव किया, 28 डेज में कितना स्ट्रेंथ अचीव किया, ठीक है। इससे हम डिफरेंस पता लगा पाएंगे, ठीक है कि, और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना तो हम वहाँ पे फॉर्म वर्क वगैरह लगाते हैं, तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल यूनिट के लिए फॉर्म वर्क डिफरेंट समय तक लगा रहता है। देखिए आप स्लैब वगैरह के लिए कुछ अधिक समय तक लगा रहेगा, लेकिन बीम वगैरह के लिए आप जैसे बनाओगे वो तुरंत, जैसे 10 घंटा हुआ 12 घंटा हुआ आपने निकाल दिया, लेकिन स्लैब वगैरह के लिए 28 दिनों तक रहती है, 14-15 दिनों तक रहती है, जितना रख सकता है, ठीक है, लंबे समय तक रहती है। तो इसलिए ये स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसलिए हम एक स्ट्रेंथ निकालते हैं डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। एंड फाइनली जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो कैसे निकालेंगे, लोड एट फेलियर ऑफ क्यूब डिवाइडेड अपॉन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अप्रोक्सीमेटली 5000 mm स्क्वायर, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, न्यूटन पर mm स्क्वायर के रूप में फॉर्म में आप इसका आंसर कैलकुलेट करोगे। अब बात करते हैं रिजल्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। हम बात कर रहे थे फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और ओपीसी, ओके। ए 3 days स्ट्रेंथ, 3 days स्ट्रेंथ इक्वल टू कितना निकल के आता है, 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बी 7 days स्ट्रेंथ,
ये लगभग 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकल के आता है। फिर सी आपका 28 डेज स्ट्रेंथ, आपका ये निकल के आएगा मान लो 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो सीमेंट है इसको हम क्या कहेंगे, ओपीसी 33, इसका ग्रेड क्या हो गया 33। तो इस तरह से बताएंगे। तो ये जो 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो 28 डेज पे निकल के आएगा, इसको आप क्या बोलोगे फाइनली, इसको हम कहेंगे टारगेट स्ट्रेंथ। टारगेट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आप देखिए 3 दिनों पर कितना आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है, 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इट इज व्हाट, इट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ टारगेट स्ट्रेंथ की नहीं, हाफ ऑफ टारगेट स्ट्रेंथ। ठीक है, और 7 दिनों पे जो स्ट्रेंथ मिल रहा है इट इज अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ टारगेट स्ट्रेंथ। तो इस फॉर्म में भी ऑब्जेक्टिव आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हमने इसको भी आपको बता दिया। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ इट्स टारगेट स्ट्रेंथ। सो इस डेटा को कंप्लीटली याद रखना है एज इट इज। तो ये ओपीसी 33 का बात कर रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट ग्रेड ऑफ सीमेंट होता है, ओपीसी 43, 53, है ना, डिफरेंट ग्रेड ऑफ सीमेंट होता है। यहाँ पे 33, 43, 53 ये सारे क्या है, दीज आर नथिंग बट द टारगेट स्ट्रेंथ और द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट द एंड ऑफ 28 डेज। समझ में आया, उसी को हम एज ए ग्रेड के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सो विद द कंप्लीशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, और एक तरह का स्ट्रेंथ होता है, और वो क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या, अगर आप बेसिक सोम को जानते हो तो वहां पे देखिए देखोगे टेंसाइल मतलब कोई एक मेंबर है, तो कोई एक मेंबर पे पुल फोर्स, पी फोर्स, इस तरह का पुल फोर्स, मेंबर से बाहर निकलता हुआ कोई फोर्स अप्लाइड है तो उसको कहेंगे टेंसाइल फोर्स। तो इस तरह के फोर्स अगर कोई मेंबर पे अप्लाइड है तो उस कारण से क्या होगा, मेंबर में इलोंगेशन वगैरह होता है, जिस कारण से मेंबर क्या होता है, बीच से टूट जाएगा। मतलब इसमें सॉरी जस्ट ए मिनट, इरेजर ले रहे थे वो बार बार पेन सेलेक्ट हो जा रहा था, बीच से टूट जाएगा, कहने का मतलब क्रैक होने का संभावना है, टूट जाएगा। तो कंक्रीट, अगर सीमेंट कंक्रीट इन पे बात करें तो ये तो पहले से टूटा, आप तो बॉन्डिंग बना के कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, अब उसका उस पर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाओगे तो कम ही थोड़ा सा लोड लगाएंगे वो तो टूट जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो पहले से ही टूटा हुआ है। ठीक है, वो पहले से ही टूटा हुआ, उसके जो मॉलिक्यूल्स है पहले से सेपरेटेड है, वो पूरा होमोजेनस नहीं है, पूरा अच्छे से मटेरियल उसका बॉन्डिंग नहीं है जैसे कि स्टील में होता है। ठीक है, लेकिन कंक्रीट में क्या है, वो पहले से सेपरेटेड है मॉलिक्यूल्स आपका कंक्रीट का। सैंड ये सब सीमेंट उसमें जो एक बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज किया गया जो कि सीमेंट सैंड पार्टिकल्स को बाइंड करके रखा है। ओके, तो उसका ऑब्वियसली जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा ये काफी कम होगा। सो कंक्रीट का बेसिकली जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, फिर सीमेंट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ये अधिक होती है एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का जो कंसेप्ट है यहाँ पे, ये एक अलग कंसेप्ट है, इसको हम कहते हैं ब्रिकवेट मेथड। ब्रिकवेट मेथड, तो ब्रिकवेट मेथड को यूज करके हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और सॉरी सीमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब ब्रिकवेट क्या है, हम ब्रिकवेट बनाते हैं। ठीक है, एक तरह का स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं ब्रिकवेट, जैसे कि इस तरह का ब्रिकवेट बनाएंगे। ओके, जस्ट ए मिनट। वेल हम आपको एक क्लियर डायग्राम बना के दे रहे हैं। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, ब्रिकवेट केक कैसे बनती है। ओके, अब बन जाएगा, नहीं हमको इधर से लेना चाहिए। ठीक है, इसको हम एक ब्रिकवेट कहते हैं, इस तरह का हम बनाते हैं कुछ। ठीक है, कंक्रीट का, इसको हम कहेंगे ब्रिकवेट। तो यहाँ पे देखिए इस ब्रिकवेट पे जो सबसे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना, वो ये वाला सरफेस होगा। ये जो स्क्वायर सेक्शन आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन दिख रहा है, एक्चुअली ये स्क्वायर सेक्शन होती है। ये जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ये सबसे मिनिमम होती है, इसकी जो क्रॉस सेक्शन साइज होती है 25.4
और ये 25.4। तो इस तरह का क्रॉस सेक्शन का ये मिनिमम क्रॉस सेक्शन रखते हुए हम इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं ब्रिक्वेट। और इसका लेंथ कितना होगा, ये इसका लेंथ होगा 38.1 mm एंड इधर भी होगा 38.1 mm। ठीक है। सो अब इस पे थोड़ा टेंसाइल लोड लगाएंगे, ओके, ब्रिक्वेट के ऊपर, क्योंकि हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है। और हम ये देखेंगे कि कब इस क्रॉस सेक्शन पे, कब इस पे फेलियर होता है, कब इस पे क्रैक डेवलपमेंट हो जाती है। देखो जहां पर स्ट्रेस ज्यादा होगा, देखिए लोड अपॉन एरिया, ओके, लोड अपॉन एरिया, ये क्या होता है, स्ट्रेस, समझना। तो आप इस पे पी लोड लगाया मान लो, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम कहां पर है, देखिए यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन है, इधर एक क्रॉस सेक्शन है, इधर एक क्रॉस सेक्शन है, तो सबसे कम क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर है, ब्रिक्वेट के बीच में। तो जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो स्ट्रेस वहीं पे ज्यादा होगा। तो फॉर सेम लोड, पी लोड, जहां पे स्ट्रेस ज्यादा होगा वहां पे फेलियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हम ये जो सेंट्रल क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर क्रैक सबसे पहले डेवलप होगा। तो यहाँ पे जैसे ही पी लोड लगाने के बाद जैसे ही क्रैक डेवलप हो रहा है तो उस लोड के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है हम कैलकुलेट कर देंगे, कैसे, लोड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, और ये एरिया कितना है 25.4 इंटू 25.4, तो हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका निकल जाएगा। तो इस तरह का कम से कम हम 12 टेस्ट करेंगे, क्योंकि 12 ब्रिक्वेट कम से कम इस तरह का हम बनाएंगे, ठीक है, और 12 टेस्ट करेंगे और हम लोड निकाल लेंगे, मतलब सॉरी लोड लगा के, टेंसाइल लोड लगा के टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल लेंगे उस स्पेसिमेन की, उस सीमेंट सैंपल की। ठीक है, तो इसका प्रोसीड्यूर लिखिए। तो लिखिए, हेडिंग लिखिए सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट और ब्रिक्वेट मेथड। तो लिखिए सीमेंट कंक्रीट is a brittle material and there is no any explicit method to determine the tensile strength of brittle material, comma, for this a special method is find out, a special method is derived, is practiced, ऐसे लिखिए, is practiced and is called as briquette method. Next point, in this process of testing, comma, a mixture of cement, sand and water अच्छा, अब यहाँ पे वाटर हम कितना यूज करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, P/4 सॉरी P/5 plus 2.5% by weight of cement, is prepared, okay। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, cement and sand
are taken in ratio of 1:3. ओके, सो अब ये जो पेस्ट बन गया, उस पेस्ट को यूज करके, अच्छा यहाँ पे और एक चीज लिख लीजिए, इज प्रिपेयर्ड बाय वेट ऑफ सीमेंट, क्या लिखे थे, जस्ट ए मिनट, इन दिस प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट कॉमा सैंड एंड वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, ओके, इज टेकन, ऐसे लिखिए, इज टेकन and a cement paste of uniform color is prepared. ठीक है, और रेशियो क्या है, 1:3 में आप सीमेंट एंड सैंड को यहाँ पे कंसिडर करोगे। फिर आगे लिखिए, अब ये जो पेस्ट बना लिए, इस पेस्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, हम ब्रिक्वेट बनाएंगे। तो लिखिए, यूजिंग द above paste prepare a unique shape of briquette क्या है, वो जो शेप है उसी को हम ब्रिक्वेट कहते हैं, ओके, ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन with neck cross section area, ऐसे लिखिए, with neck cross section area of 25.4 into 25.4 mm स्क्वायर। डायग्राम बना लीजिए ब्रिक्वेट का, तो ये हो गया, तो ये 25.4, ठीक है, आप डायग्राम में लिख लो, दिस इज 25.4 एंड दिस इज ऑल्सो 25.4। नाउ अब इसका शेप कैसा होगा, ठीक है, ये हो गया आपका ब्रिक्वेट। सो ये लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ आप लिख लीजिए, दिस लेंथ विल बी 38.1 mm, और यहां से यहां तक अगेन लेंथ 38.1 mm, ठीक है, तो ये बन गया आपका ब्रिक्वेट। तो ये आपका नेक एरिया, मतलब ये मिनिमम क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। इसमें सबसे ये चीज ऐसा है कि इसका ये जो नेक है, इसका क्रॉस सेक्शन सबसे पतला होता है, जैसे अपना गर्दन है अपने शरीर में, तो अपना क्रॉस सेक्शन क्या है, गर्दन का सबसे पतला है रिलेटेड टू डिफरेंट अदर क्रॉस सेक्शन इन आवर बॉडी, तो गर्दन सबसे पतला है, आपका सर का क्रॉस सेक्शन गर्दन से बड़ा है, आपका सीना का क्रॉस सेक्शन गर्दन से बड़ा है ना, गर्दन का ही सबसे पतला क्रॉस सेक्शन होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रिक्वेट है इसको हम पानी में इमर्स कर देंगे, लिखिए आगे, द प्रिपेयर्ड ब्रिक्वेट is immersed into water। अभी तुरंत तो इमर्स नहीं करोगे ना, तो 24 घंटे छोड़ देना, आप रूम टेम्परेचर पे 24 घंटे उसे छोड़ दीजिएगा ब्रिक्वेट को। उसके बाद जब वो थोड़ा सा सेट हो जाएगा, फिर हम उसे पानी में इमर्स करते हैं एक्चुअली, ओके, इमर्स्ड इन वाटर एनी टाइम, कभी भी, जब भी कंक्रीट का काम है, जैसे ही आपने कुछ बनाया उसको 24 घंटे छोड़ दीजिए, फिर क्यूरिंग के लिए उसको पानी में इमर्स करिए, इमर्स्ड इन वाटर for approx required duration
of curing after 24 hours, after 24 plus minus 1 hour of shaping of the briquette, okay, मीन्स रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ क्यूरिंग मतलब जितना आप समय आपको चाहिए उतने समय तक आप उसको इमर्स करके रखिए। सो एटलीस्ट इस तरह का 12 ब्रिक्वेट आप बनाओगे, एटलीस्ट 12 नंबर ऑफ सच ब्रिक्वेट sample is prepared for testing। नेक्स्ट पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू लोड अपॉन सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या है या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया, सरफेस तो नहीं, यहाँ पे लिखिए इसको क्रॉस सेक्शन एरिया which is 25.4 into 25.4 mm स्क्वायर। ठीक है, हम ब्रिक्वेट पे लोड लगाएंगे। और जैसे कि हमने बोला स्ट्रेस ज्यादा कहाँ पे होगा? जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, और वो कहाँ पे कम है? नेक पे। तो वहीं पे सबसे पहले क्रैक की या फिर फेलियर की साइन आपको मिलेगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लोड है आप निकालोगे या फिर जो स्ट्रेस आप निकाल लोगे। तो रिजल्ट ये याद रखनी है फॉर ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो जनरल रिजल्ट है 3 days स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ should not be less than 2 Newton per mm square, and 7 days 28 days हम टेस्टिंग नहीं करते हैं, 3 days and 7 days ही करते हैं। should not be less than 2.5 Newton per mm square। okay, so this is the test result which you must remember, और ये important भी है, आपको ये याद रखनी चाहिए। नाउ बस और कुछ नहीं। So with this we have completed the compressive strength test and tensile strength test। So आप इनको लिखिए, इनके डायग्राम्स को लिखिए, इनके जो भी डायग्राम्स इनको बनाइए, और एग्जाम में जैसे आ जाए डेटा, मतलब जैसे भी आपको अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, आप इतना जो हमने पढ़ा दिया आपको, सो इतना कम से कम ध्यान रखिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ is approximately 10 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये डेटा याद रखिए, इससे सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो ये तो ब्रिक्वेट मेथड है, और एक मेथड है जिसको हम कहते हैं स्पीड टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। सो दोनों एक ही जैसा होता है, ज्यादा नहीं, लेकिन ब्रिक्वेट मेथड को ज्यादा फॉलो किया जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालने में। ठीक है, सो वेल विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। सो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ कि दिस कोर्स फॉर बिल्डिंग मटेरियल इज पेड। सो आपको जो फुल कोर्स मिलेगी वो एनरोल जो स्टूडेंट्स करेंगे उनको मिलेगा, और वो कब से मिलेगा? वो मिलेगा आपको फ्रॉम कॉन्क्रीट। ठीक है, जितने भी प्राइवेट एनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनको कॉन्क्रीट से उनको उनके ईमेल आईडी पे प्राइवेट लिंक मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली।
So in next video we will discuss the other test, remaining test, or with this we will complete the testing of cement and we will move forward towards manufacturing of cement and क्या बच रहा है आपका टाइप्स ऑफ सीमेंट। उसके बाद हम क्वेश्चंस बना लेंगे सीमेंट से, जितने भी आज तक आए हैं पूरे एग्जाम में कहीं से भी आप देखिएगा चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा अगर आपने वीडियो को डिटेल में सुना है या फिर अच्छे से देखा है। कन्वेंशनल क्वेश्चंस को भी देखेंगे और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे। Okay, so well, with this I'm ending this video here only. Thank you, best of luck, good luck.